अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में जल्दी से जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। और आज हम बात करेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इससे पहले हम बात कर चुके हैं 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक से हर कंसेप्ट को हमने क्लियर किया था। अब हम बात करेंगे आज इसमें 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है, जो हमारी एम लक्ष्मीकांत की जो सीरीज चल रही है, जो कि मतलब छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम इसको कवर करेंगे। एम लक्ष्मीकांत को बहुत ही बढ़िया तरीके से उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम 1892 का भारत परिषद अधिनियम पर बात करेंगे। आप जल्दी से जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए और हम करते हैं इसकी शुरुआत। इससे पहले हमने 1861 का भारत परिषद अधिनियम देखा था, उसमें हमने जो कि विधायी जो गतिविधियां थी, उन विधायी गतिविधियों में क्या किया गया था, भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया था गैर सरकारी सदस्यों के तौर पर। तो उन्हीं गैर सदस्यों से ज्यादा प्रभावित है कौन सा, 1892 का जो ये भारत परिषद अधिनियम है। ठीक है, इसकी हम शुरुआत कर चुके हैं। जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट, फिर आप बाद में ये बीच में कमेंट ना करिए। ठीक है, तो चलिए जुड़ जाइए। आज हम जो बात कर रहे हैं 1862 का जो ये भारत परिषद अधिनियम है, इस भारत परिषद अधिनियम को समझने से पहले हमको 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था, 1861 का भारत परिषद अधिनियम जो था उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उसमें क्या था, देखिए 1861 का भारत परिषद अधिनियम ये क्या करता है कि भैया जो विधायी गतिविधियां हैं, जो विधायी नियम कानून बनाने का जो प्रोसेस है, इस नियम कानून बनाने के प्रोसेस में भारतीय प्रतिनिधियों को क्या कर लिया जाता है, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल कर लिया जाता है। अब भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल तो कर लिया, अब वो किस आधार पे किया ये हम देखेंगे। ये किस आधार पे इनको शामिल किया ये देखिए। अब भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल तो कर लिया, ठीक है। 1861 के भारत परिषद अधिनियम ने विधायी गतिविधियों में नियम कानून बनाने वाली प्रोसेस में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया, लेकिन किस बेस पे किया, उन्होंने किया गैर सरकारी सदस्य के बेस पे। किसके बेस पे, गैर सरकारी सदस्य के बेस पे उन्होंने उनको क्या कर लिया, विधायी प्रशासन में शामिल कर लिया। ठीक है, अब जो ये गैर सरकारी सदस्य है, इन गैर सरकारी सदस्यों के तौर पर भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया 1861 के भारत परिषद अधिनियम में, कि अब जो भारतीय लोग होंगे वो क्या करेंगे, जो अंग्रेज लोग जो नियम बना रहे थे, जो कानून बना रहे थे, उनकी जो विधायी जो गतिविधियां थी, उन विधायी गतिविधियों में क्या करेंगे, भारतीय प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। और ये इनका कोई चुनाव नहीं होगा, ये क्या होंगे, ये मनोनीत किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे। जैसे कि हमारे इंडिया में अब तो हालांकि एंग्लो इंडियन जो होते हैं उनको समाप्त कर दिया गया है, एंग्लो इंडियनों को राष्ट्रपति द्वारा जैसे मनोनीत किया जाता था, उसी तरीके से इन्हीं गैर सरकारी सदस्यों को यानी भारतीय प्रतिनिधित्व को 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत क्या किया गया था, शामिल किया गया था विधायी गतिविधियों में। ठीक है, तो ये था। अब जैसे कि इससे पहले वाले जो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था 1862 में जो वॉइसराय था वो कौन था, वॉइसराय लॉर्ड कैनिंग वॉइसराय था। तो लॉर्ड कैनिंग वॉइसराय ने 1862 में 3 ऐसे लोगों को, 3 भारतीय प्रतिनिधित्व को, 3 गैर सरकारी सदस्यों को क्या किया था, विधायी प्रक्रिया में शामिल किया था। वो 3 लोग कौन थे, एक तो थे पटियाला के राजा, ठीक है, एक कौन थे, पटियाला के राजा थे, ठीक है, और एक कौन था, एक हो गया आपका सर दिनकर राव हो गया, ठीक है, और तीसरा था आपका, तो ये 3 थे, पटियाला का राजा हो गया, सर दिनकर राव हो गया है, बनारस का राजा, ठीक है, कौन सा था वो तीसरा, वो बनारस का राजा था, ठीक है, बनारस का राजा। तो इन तीनों को मतलब मनोनीत किया गया था, है। तो अब इसी प्रोसेस को, ये जो आप समझ जाओगे 1861 का अधिनियम का जो ये वाला जो प्रावधान था, इस पे टिका हुआ है सारा 1892 का जो ये क्या है, ये 1892 का भारत परिषद अधिनियम है। अब 1892 का भारत परिषद अधिनियम को जब आप देखोगे, इसमें क्या है, जो पहला जो प्रावधान है, इसमें मेनली 3 प्रावधान किए गए हैं, और इन 3 प्रावधानों में जो पहला प्रावधान है वो क्या है कि भैया जो केंद्रीय विधायिका जो थी, केंद्रीय विधान परिषद जो था, देखिए 2 परिषद था, एक हो जाएगा आपका केंद्रीय विधान परिषद, ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा था प्रांतीय विधान परिषद, दूसरा आप ले लीजिए प्रांतीय विधान परिषद है। तो ये 2 मतलब मेनली 2 इसमें मतलब ये क्या थे, ये थे केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद, ठीक है। अब जो ये केंद्रीय विधान परिषद था,
इसके लिए जो ये जो लोग थे कौन, भारतीय प्रतिनिधि, इनको जो मनोनीत करता था वो कौन करता था, वॉयसराय करता था। किसमें करता था, केंद्रीय विधान परिषद में जिन गैर सरकारी सदस्यों को, यानी जिन भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा, उनको मनोनीत करने की शक्ति कौन के पास है, वॉयसराय के पास है। ठीक है, अब जो ये वॉयसराय है ये केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को मनोनीत करेगा, मतलब जो भारतीय जिन प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा उनको मनोनीत करेगा। ठीक है, उसके बाद जो प्रांतीय विधान परिषद जो था, इसमें क्या था, एक गवर्नर होता था। क्या होता था, गवर्नर होता था। ठीक है, अब जो ये गवर्नर था, ठीक है, ये गवर्नर क्या करेगा कि भैया इसके पास देखिए, एक तो पहला जैसे कि हो गया व्यापार संघ हो गए, ठीक है, और बहुत सारी संस्थाएं हो गई, ठीक है, व्यापार संघ हो गया, विश्वविद्यालय हो गए, ठीक है, ये सारे मतलब थे, जमींदार हो गए, ठीक है, जिला परिषद हो गया, ये सभी मतलब संस्थाएं थी। इन संस्थाओं की सलाह पर जिला परिषद हो गया, ठीक है, जिला परिषद, व्यापार संघ, ये सभी, इन सभी संस्थाओं की सलाह पर क्या करता था, सलाह पर जो गवर्नर जो था, ये गवर्नर इन संस्थाओं की, इन परिषद की, इन समूहों की, इन जमींदारों की सलाह पर इन भारतीय प्रतिनिधित्व का चयन करता था प्रांतीय विधान प्रतिनिधित्व के लिए। इनकी सलाह के द्वारा जो गवर्नर है वो प्रांतीय विधान परिषद में जिन भारतीय प्रतिनिधित्व को मनोनीत कर रहा है वो इन सब की सलाह पर करेगा। ठीक है, ये हो गया, ये एक प्रावधान तो इसमें ये था। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा जो इसमें प्रावधान था वो क्या था कि भैया जो ये विधान, जो कार्य विधान परिषद, सॉरी, केंद्रीय विधान परिषद है और एक कौन सा है, एक प्रांतीय विधान परिषद है, इनमें जिन भारतीय प्रतिनिधित्वों को शामिल किया जाएगा, ठीक है, इनको शुरू में तो मतलब कम ही किया गया था, 1962 में तो तीन ही सदस्यों को शामिल किया गया था, है, ये गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। नोट कर लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इनको कभी भी हटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, निकाला जा सकता है। ठीक है, इनका जो बहुमत जो था, ये केवल शामिल किए गए थे, लेकिन बहुमत जो था वो ब्रिटिशर्स का ही था। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने महसूस किया था कि भैया जो भारत है उस पे अपना प्रशासनिक ढांचा अच्छे से चलाने के लिए, व्यापार अच्छे से करने के लिए वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, भारतीय लोगों को शामिल करना पड़ेगा, और उन्होंने इसीलिए इनको गैर सरकारी सदस्यों के रूप में शामिल किया था। अब जो दूसरा जो प्रावधान था ये क्या कह रहा है कि जो भारतीय प्रतिनिधित्व जिनको मनोनीत कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, वॉयसराय कर रहा है, गवर्नर मनोनीत कर रहा है, ठीक है, तो इनकी जो संख्या थी, सदस्य संख्या थी, उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब सदस्य संख्या तो बढ़ा दी, लेकिन सदस्य संख्या बढ़ाने के बावजूद भी क्या हुआ, इनमें जो भारतीय प्रतिनिधित्व के अलावा जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स का ही विधान परिषद में क्या रहता था, बहुमत रहता था। ठीक है, तो ये दूसरा प्रावधान हो गया, समझ में आ गया। सदस्य संख्या बढ़ाई, किसकी बढ़ाई, भारतीय प्रतिनिधित्व की, लेकिन बहुमत किसका है, ब्रिटिशर्स का है, ब्रिटिशर्स का है बहुमत। अब उसके बाद जो तीसरा जो प्रावधान है, तीसरा प्रावधान क्या है, तीसरा प्रावधान कह रहा है, समझ आ रहा है ना अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कोई है तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अच्छे से बिल्कुल बेसिक से समझना है आपको, बिल्कुल अच्छे से। अब तीसरा जो प्रावधान है, तीसरा प्रावधान कह रहा है कि भैया जो विधान परिषद जो है, क्या है, विधान परिषद है, एक कौन सी, एक केंद्रीय विधान परिषद है, ठीक है, एक प्रांतीय विधान परिषद है, ठीक है, इनमें जो गैर सरकारी सदस्य जो नामांकित किए जा रहे हैं, ठीक है, इनके जो कार्य हैं, ठीक है, इनकी जो कार्य है उनके कार्यों में वृद्धि कर दी। क्या कर दी, आप देखिए, समझिए ध्यान से, अच्छे से समझना है, अच्छे से क्या समझना है कि एक तो केंद्रीय, इधर आइए, एक तो केंद्रीय विधान परिषद हो गया और एक हो गया प्रांतीय विधान परिषद, ये दो परिषद है। इन दोनों परिषदों में गैर सरकारी सदस्य ले गए, ठीक है। अब जब ये ले गए, गैर सरकारी सदस्य ले लिए गए, गैर सरकारी सदस्य कौन थे, भारतीय प्रतिनिधित्व थे, तो अब जो ये भारतीय प्रतिनिधि थे, इन भारतीय प्रतिनिधित्व की सदस्य संख्या बढ़ी, तो मतलब विधान परिषदों का क्षेत्र क्या हुआ, विस्तार हुआ, क्षेत्र बढ़ गया है। अब जब क्षेत्र बढ़ा तो इन्होंने क्या भैया, विधान परिषद जो है, केंद्रीय विधान परिषद भी है, प्रांतीय विधान परिषद भी है, इनका क्षेत्र भी बढ़ रहा है, तो इसके कार्यों में भी क्या कर दी जाए, कार्यों में भी वृद्धि कर दी जाए। और कार्यों में वृद्धि की गई, ये इसका तीसरा प्रावधान है। कार्यों में वृद्धि क्या की गई, तीसरा प्रावधान में प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर दी गई। कार्यों में क्या वृद्धि करी गई, एक तो इसमें भैया बजट जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया, बजट।
कि जो बजट है, इस बजट पर क्या करेगी, विधान परिषद जो है वो बजट पर बहस करेगी, विचार विमर्श करेगी, ठीक है, बजट को पेश करेगी। यह सारी जो भी बजट से संबंधित जितनी भी गतिविधियां आती, वो सारी गतिविधियां किसके अंदर चली गई, वो केंद्रीय विधान परिषद के अंदर चली गई। उसके बाद इसमें एक कार्यपालिका जो होती है, क्या होती है, कार्यपालिका। अब कार्यपालिका को भी पढ़िए, कार्यपालिका क्या करे कि भैया जो ये कार्यपालिका है, इस कार्यपालिका के प्रति ये दोनों विधानसभाएं, ये दोनों विधान परिषद क्या होंगी, जवाबदेही होंगी। अगर कार्यपालिका इनसे प्रश्न पूछ रही है तो उस प्रश्न का जवाब देना जरूरी है, किसके द्वारा, केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद के द्वारा। 1892 के भारत परिषद अधिनियम में मेनली यही 3 प्रावधान किए गए थे। आशा करता हूं कि ये तीनों आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन वाली बटन को हिट कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके अलावा हमारी जो एक और सीरीज चल रही है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की चल रही है, कि जो भारतीय संविधान संशोधन है वो आपको हरिओम सर पढ़ा रहे हैं। हरिओम में मतलब अभी भी मतलब बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ा दिए हैं, तो आप वहां पे भी उस वाली सीरीज को भी देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो वहां पे भी जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन को भी समझिए। एम लक्ष्मीकांत सीरीज आपकी चल रही है और 1-2 दिन में हम एक और न्यू सीरीज लाने वाले हैं, उसके बारे में हम आपको बता ही देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आशा जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बने रहिए दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।